नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है आपकी क्लास नंबर 5 है और आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल को। इससे पहले हमने मौर्य काल करा दिया है और आपका जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल करा दिया और आपका हड़प्पा सभ्यता को भी कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ आपके जो प्राचीन भारत के जो स्रोत हमको देखने को मिलते हैं, जिनकी जानकारी हमें मिलती है, वो भी आपकी क्लास कंप्लीट करा दी है। तो आज की जो क्लास है आपकी 5वें नंबर की क्लास है और इसमें हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल को। और मौर्योत्तर काल का जो शासन है, शासन व्यवस्था क्या थी और उधर की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड थी, वो देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं यहाँ से जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना वीडियो को। और आपका यहाँ से इस वाली क्लास से अगर मान के चलो मौर्योत्तर काल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% इसी में से आएगा और कहीं से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें टोटली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैंड रिटन नोट्स हैं जो हम तैयार करते हैं, मैं खुद तैयार करता हूँ। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में हमें देखना है मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश रहे हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से वंश रहते हैं और इनका क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे इससे पहले एक एग्ज़ाम था आपका यूपीपीसीएस का था शायद, उसमें ये क्रम पूछा था। तो क्रम हमें याद रखना चाहिए, जो वंश वंश आते हैं उनके याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे प्रमुख मौर्योत्तर काल के जो वंश थे उनको देख लेते हैं कौन कौन से वंश आते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है आपको शुंग वंश आए थे ना पहले। शुंग वंश के बाद में आते हैं आपके कंडव वंश, है ना। कंडव वंश आता है, शुंग वंश के बाद में आता है। फिर आता है आपका चेदी वंश। चेदी वंश आता है थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पे आता है आपके शातवाहन और फिर आते हैं आपके कुषाण। ठीक है, तो ये हमें क्रम देखने को मिलता है वंशों का कि कौन कौन से वंश जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, और फिर उनकी अगर पृष्ठभूमि देखनी है तो इस काल को संघर्ष के रूप में जाना जाता है ना। जो मौर्योत्तर काल है इसको संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न राज्य वंशों का उदय हुआ और पतन भी हुआ। ठीक है, दोनों हुए, उदय भी हुआ है और उसका पतन भी हुआ है विभिन्न राजवंशों का। तो इसलिए इसको कहा गया है संघर्ष का रूप दे दिया गया है इस काल को, मौर्योत्तर काल को। ठीक है, पूर्वी भारत पर शासन और मध्य भारत एवं दक्कन क्षेत्रों में ये मौर्योत्तर काल जो इसका फैला हुआ था। शुंग, सातवाहन एवं कंड वंश जैसे स्थानीय वंशों का शासन रहा था। ठीक है, कहाँ पूर्वी भारत में भी रहा है, मध्य भारत में रहा है और दक्कन वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है आपका मौर्योत्तर काल का जो। ठीक है, और फिर देखें अगर उत्तर पश्चिम भारत में जो शासन हुए थे वो किन्होंने किए थे, हिंदी यवन ने किए थे, शकों ने किए थे, पार्थियन ने किए थे, कुषाण और विदेशी शासकों ने शासन किया था, है ना। ये जो आपके जो शासक बताए जैसे हिंदू यवन शक पार्थियन कुषाण, और ये क्या थे, ये विदेशी शासक थे जिन्होंने पश्चिमी भारत पर अपना शासन किया था। ठीक है, अगर यहाँ से अगर जानकारी के स्रोत देखें, जो मौर्योत्तर काल की जो जानकारी है ना हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जानकारी की जो प्राप्त है। नानाघाट शिलालेख से पता चलता है, नासिक शिलालेख, खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख एवं इस सिक्कों से शासक के नाम प्राप्त हुए हैं। और अशोक का जो एरांगुडी अभिलेख है वहाँ से भी आपके यहाँ पे मौर्योत्तर काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है ना। पुस्तक से जानकारी देखेंगे तो धर्मसूत्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति में मानव धर्मशास्त्र किसको कहा है, मनुस्मृति में धर्मसूत्र में बोला है। इसका जो संकलन किया गया है वो मनु द्वारा किया गया है, किसका, मनुस्मृति धर्मसूत्र का। ठीक, तो धर्मसूत्र भी दे सकता है और जो आपकी मनुस्मृति है वो जानते ही है किसकी है ना, मनु की है। और धर्मसूत्र जो है वो भी मनु की है। पहली वैदिक पुस्तक है ये, अब है ना, सबसे पहली जो वैदिक पुस्तक मानी जाती है धर्मसूत्र माना जाता है, मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, और जैसे यमनराज अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट है आपका, इसको आप याद रख लेना कि आपका धवनराज है ना, यमनराज और अभिलेख, यमनराज अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, गार्गी संहिता की बात करें तो ये गार्गी संहिता और महाभाष्य, ये दोनों पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है मौर्योत्तर काल की। और इसके जो रचयिता है वो कौन है, पतंजलि द्वारा इसको रचा गया है, गार्गी संहिता और महाभाष्य को। ठीक है, तो दोनों हमें याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये कई बार पूछा गया सवाल है कि गार्गी संहिता किसने के द्वारा रचित है और महाभाष्य किसकी रचना है ना, तो दोनों आपकी पतंजलि द्वारा रचित है। और ये भी याद रख लेना है, यवनराज अभिलेख और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से शुंग वंश की हमें जानकारी मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट के तौर पे आएगा यूपीएससी में, है ना, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये सवाल देखने को मिलेगा अगर स्टेटमेंट में बनाता है तो। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं जैसे
दिव्यदान, ठीक है, दिव्यदान से भी हमें मौर्योत्तर काल की पता चलती है। महावस्तु एवं मिलिंद पनो, ठीक है, तो ये जो पुस्तक हैं, ज़्यादा कथाएं हैं, इनसे भी हमें जो मौर्योत्तर काल की वो जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की हरिश्चरित्र और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, है ना, इससे भी जानकारी मिली। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक है ना, इससे भी हमें जानकारी मिलती है आपकी मरणोत्तर काल की। लेकिन ये जो लेखक हैं ये अज्ञात है, इनके बारे में भी पता नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया अज्ञात, ठीक है। अब देखें शुंग वंश की स्थापना। पहले हमने यहाँ देखा है ना कौन सा वंश आया था, तो सबसे पहले जो वंश हुआ है आपका शुंग वंश का हुआ है, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना होती है यहाँ, और शुंग वंश की स्थापना कब हो रही है आपकी, आप देख सकते हो 187 से लेकर 178 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना होती है। और मौर्य सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्र, है ना, बृहद बृहद्रथ को मारकर, है ना, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक लॉजिक पॉइंट ये भी लगा सकते हैं कि शुंगमित्र जो है, जैसे अशोक है ना, अशोक के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण जो धर्म है ना, उस पर थोड़ी से एलिगेशन लगाए गए थे, उसको थोड़ा सा बढ़ावा नहीं दिया गया था। उसने क्या करा था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण दिया था इस वजह से। और जो पुष्यमित्र शुंग था, है ना, ये कट्टर ब्राह्मणवादी था और ये जो क्या था, मौर्य का सेनापति था। और इसने क्या करा, शासक बृहद, जो अंतिम शासक है मौर्य का, बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। और शुंग वंश की स्थापना कब होती है, 187 से लेके 78 ईस्वी तक, ठीक है, इसका शासन रहता है। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, है ना। अगर पूछता है शुंग वंश की कितनी राजधानियाँ, 2 राजधानियाँ हैं। 2 राजधानी कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी पाटलिपुत्र हो जाती है और दूसरी थी इसकी विदिशा। तो शुंग वंश, है ना, शुंग वंश आता है, शुंग वंश की 2 राजधानियाँ हैं, ठीक है, कितनी है, 2 राजधानियाँ हैं। और एक कौन सी है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र और दूसरी है विदिशा, ठीक है, ये शुंग वंश की 2 राजधानियाँ हैं। और पुष्पमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था, ये कई बार पूछ लिया है सवाल, आपके एसएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस और आरओआरओ में कई बार पूछा गया है। ब्राह्मणवादी शासक है कौन सा, पुष्पमित्र शुंग। और इस तरह से भी पूछा गया है कि जो अंतिम किसकी हत्या करने के बाद में पुष्पमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, तो अंतिम शासक था किसका, मौर्य वंश का, और नाम है उसका बृहद्रथ, है ना, उसकी हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक। पुष्पमित्र शुंग के बाद पुत्र अग्निमित्र होता है ना, जो पुष्पमित्र शुंग है ना, उसका पुत्र था अग्निमित्र, है ना, कौन था, अग्निमित्र ने शासन किया। और कालिदास का जो नाटक है ना, मालविका अग्निमित्रम, है ना, ये किसका रचित है, ये अग्निमित्र और मालिका की प्रेम कहानी का प्रसंग से संबंधित है आपका जो कालिदास का रचित मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये भी पूछा गया सवाल है, जो आपका मालविका अग्निमित्रम किससे संबंध थी, तो अग्निमित्र और मालिका के प्रेम प्रसंग से संबंधित ये पुस्तक थी, नाटक था, सॉरी, है ना। तो इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार सवाल आ गया इसमें। बैक्ट्रिया के शासक जो था डेमेट्रियस प्रथम का अभियान, है ना, अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सफलतापूर्वक सामना किया था। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर सवाल आएगा अगर आता है तो, है ना, कि क्योंकि जो बैक्ट्रिया का शासन डेमेट्रियस था उसने भारत पर आक्रमण किया, है ना। और इस समय शासक कौन था, तो जो अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र का पुत्र था वसुमित्र, उसने इसको सफलतापूर्वक इसका सामना किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे देखें तो ब्राह्मण व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की और पतंजलि एवं मनु जैसे विद्वानों का संरक्षण भी दिया गया है शुंग वंश में, ठीक है। शुंग वंश में क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हो गई थी फिर से, क्योंकि ये चलता था आपका उत्तर वैदिक काल में चला था, शुरुआत हुई थी अश्वमेध यज्ञ की, और महाजनपद काल में भी चला हुआ था, फिर ये बंद हो गया और इसने फिर से शुरुआत कर दी आपकी शुंग वंश में। जो अश्वमेध यज्ञ की है शुरुआत हो जाती है और पतंजलि और मनु जैसे विद्वानों के इसमें संरक्षण देखने को मिलता है, इसमें शुंग वंश में। शुंग वंश क्षेत्र जो था, क्षेत्र विस्तार अगर देखें शुंग वंश का तो था बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में शुंग वंश का जो है विस्तार देखने को मिलता है। शुंग वंश में चांदी और सोने की सिक्कों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। शुंग वंशों में चांदी और सोने की सिक्कों की शुरुआत कर दी थी, जबकि प्रशासन की अवसंरचना मौर्य काल की बनी रही, है ना। तो मौर्य काल की जो प्रशासनिक संरचना है वही रहती है, लेकिन इन्होंने शुंग वंश ने चांदी और सोने के सिक्कों की शुरुआत कर दी थी। शुंग वंश के संरक्षण में कला व साहित्य को बढ़ावा मिला था और मथुरा कला शैली अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। तो ये जो आपका शुंग वंश है ये किस शैली से संबंध रखता है या किस जगह की शैली से संबंध रखता है, तो मथुरा, ठीक है, मथुरा शैली अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी किसके काल में, शुंग वंश में, ठीक है। और फिर आता है आपका गिरवे, है ना, गिरवे
गिरवे एवं पत्थर की रेलिंग, गिरवे और पत्थर की रेलिंग के साथ विभिन्न स्तूप बनाए गए हैं ना। तो शुंग वंश में भी स्तूप बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी था फिर भी इसने स्तूप बनवाए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की तथा इस काल को वैदिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग ने जैसे आपका अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत करी थी, ठीक है, और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। तो इससे आप देख सकते हो कि ये क्या था, ब्राह्मणवादी जो आपका धर्म है उसमें थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए इसको बोला जाता है कि वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की और वैदिक पुनर्जागरण काल का कहा गया था शुंग वंश का, ठीक है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र है ना, शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस है ना, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि गरुण स्तंभ की स्थापना किसने की विदिशा में, तो ये हो जाएगा आपका हेलियोडोरस द्वारा, ठीक है, हेलियोडोरस ने की थी। और ये इसका शासनकाल कब था, तो शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में किया था। आगे देखें तो शुंग काल में स्तूप है ना, स्तूप कला देखते हैं, शुंग काल में कौन कौन से स्तूप जो हैं बनाए गए थे। इस समय स्तूप निर्माण में पाषाण मतलब पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे कि स्तूप निर्माण में पत्थरों का जो है प्रयोग है ना, पत्थरों का प्रयोग मौर्य काल में किया गया, ठीक है, मौर्य काल में किया गया या मौर्योत्तर काल में, ठीक है, मौर्योत्तर काल में किया गया। तो क्या है, सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही होगा। शुंग काल में निर्मित स्तूप है भरतऊ स्तूप है ना, शुंग काल में ही बना होता। बोध गया का स्तूप और तोरण द्वार की शुरुआत जो होती है शुंग काल में होती है ना, निर्माण हुआ था भरतऊ और बोध गया स्तूप और तोरण द्वार। तो ये तीनों ही आपको वो रखने हैं, याद रखना है, क्योंकि जो शुंग काल में जो निर्मित स्तूप है भरतऊ स्तूप कई बार पूछा गया है, मैनी टाइम, ठीक है, मैनी टाइम आस्किंग की गई है इसकी भरतऊ स्तूप की। और बोध गया स्तूप है, तोरण द्वार भी, ठीक है, इसने ही करा था। अगर स्तूप देखें भरतऊ स्तूप और बोध गया स्तूप और तोरण द्वार, ठीक, तो इसको देख लेते हैं। आगे चलें तो देखना है हमें शुंग वंश का जो अंतिम शासक है ना देवभूति है ना, शुंग वंश का जो अंतिम शासक है वो था आपका देवभूति। तो इसको हमें याद रखना है कि देवभूति है ना, ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है निम्नलिखित में से। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कि देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। ये क्लास अगर आप देख रहे हैं ना तो इसको ध्यान से देखना, और इसकी जो पहली क्लास है ना क्लास 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इन चारों क्लासों को आप देखना, कंटेंट आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है और ये एग्ज़ाम में आने लायक है या नहीं है, और आपको खुद ही देखोगे। और ये आपकी 5वें नंबर की क्लास है, पार्ट नंबर 5, क्लास नंबर 5 है। और आपको इसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मैंने खुद हैंड रिटन की है और मुझे पता है, मैं एग्ज़ाम खुद दे रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि वो कहाँ से पूछता है। तो मैंने वही कंटेंट लिखे हैं, और ये वाला कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी ऊपर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, और जो हमें चाहिए वो नहीं देते यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये पहली क्लास है जो आपको यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ है, वो भी हैंड रिटन नोट्स में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो आगे चलते हैं, जैसे प्रमुख शासक देखें, शुंग वंश के प्रमुख शासकों की लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है सीधा। तो देवभूति अंतिम शासक था, इसकी हत्या किसने की थी, तो वासुदेव द्वारा देवभूति की हत्या कर दी थी। और ये कौन था, अंतिम शासक था देवभूति शुंग वंश का, है ना। हत्या कौन कर देता है इसकी, वासुदेव द्वारा हत्या हो जाती है। और कंड वंश की स्थापना कौन कर देता है, वासुदेव, कंड वंश की स्थापना हो जाती है। तो प्रमुख शासक कौन रहे हैं, तो शुंग वंश के तो पुष्यमित्र शुंग है ना फर्स्ट था जिसने स्थापना करी, फिर अग्निमित्र आया, फिर वसुमित्र आया था, ठीक है। फिर ऐसे ही 7 और आपके इसके शासक रहते हैं, है ना। अब फिर आता है आपका कंडव वंश, है ना। कंडव वंश की शुरुआत होती है वासुदेव द्वारा, किसके द्वारा, वासुदेव के द्वारा होती है। और वासुदेव क्या करता है, जो शुंग वंश का अंतिम शासक है ना देवभूति, तो इसकी हत्या कर देता है कौन, वासुदेव। और फिर क्या हो जाता है, कंड वंश आ जाता है, कंड वंश की स्थापना हो जाती है ना। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा था, जो मौर्य काल था, मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको मारा था, उसी प्रकार शुंग वंश के भी अंतिम शासक को देवभूति को किसने मार दिया था, वासुदेव की ने हत्या कर दी और कंड वंश की स्थापना कर दी। तो क्या हुआ, सर्कल पूरा घूम गया, टाइम पीरियड आया और टाइम के अकॉर्डिंग फिर से वही इतिहास दोहरा गया जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ के साथ में किया था। तो वो दोबारा से उसका पहिया घूम जाता है। फिर आता है आपका कंड वंश की स्थापना हो जाती है। कंड वंश की स्थापना होती है आपकी 75 ईस्वी से लेकर 30 है ना ईसा पूर्व तक रहती है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कंड वंश की स्थापना की जाती है। इस कंड वंश की भी आपकी राजधानी 2 देखने को मिलती है, एक आपकी पाटलिपुत्र है और ये दूसरी थी विदिशा, है ना। जैसे ही
शुंग वंश की जो राजधानी थी वही इसकी राजधानी है, पाटलिपुत्र और विदिशा। शासक देखें तो वासुदेव इसने कंड वंश की स्थापना करता है। भूमिपुत्र ये इसका पुत्र था, फिर नारायण आता है और 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था कंड वंश ने, ठीक है। और अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा जो है कंड वंश का अंतिम शासक है। कई कई बार पूछ लेता है कि कंड वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा, और जो संस्थापक था वो वासुदेव, ठीक है। तो ये हमें दोनों याद रखने हैं। और हत्या किसने की थी? सातवां राजा वासुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी थी, मतलब वासुदेव ने ही इसकी शुरुआत करी थी। और जो सातवान का राजा था वासुदेव, उसने इनकी हत्या कर दी थी सुशर्मा, जो कि आपका अंतिम शासक था कौन सा? कंड वंश का। और सातवान वंश की स्थापना हो जाती है। तो कंड वंश थोड़ा सा ही था, है ना। कंड वंश जो है थोड़ा ही सा था और इसने कुछ ज़्यादा रिफॉर्म नहीं करे, तो इसमें जो है हिस्ट्री जितनी मिलती है आपको यह कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें से अगर कंड वंश में से अगर पूछता है तो सिर्फ यही पूछता है, ज़्यादातर जितने भी मैंने क्वेश्चन अब तक देखे हैं वो वासुदेव को पूछ लेता है कि कुंड वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वासुदेव था। किसकी हत्या करने के बाद में कंड वंश की जो स्थापना हुई, तो आपका शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर दी थी किसने? वासुदेव ने। तो उसके बाद में क्या है? कंड वंश की स्थापना हो जाती है। कंड वंश में कई जो है 26 वर्ष तक शासन किया है, ठीक है। अंतिम शासक था कंड वंश का सुशर्मा, उसकी हत्या कर दी सातवां राजा वासुदेव द्वारा, और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है, वासुदेव इसकी स्थापना कर देता है, ठीक है। तो ये इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं पूछेगा वो। फिर आता है इस समय कलिंग में चेदी वंश की स्थापना हो गई थी। अगर यही टाइम पीरियड देखें तो कलिंग में क्या है? चेदी वंश की स्थापना होती है। कलिंग जो है आपका उड़ीसा वाला, है ना, उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा में है स्थित है कलिंग। तो इस समय चेदी वंश की स्थापना हो गई थी। प्रथम शताब्दी पूर्व कलिंग उड़ीसा चेदी वंश की स्थापना करता है। प्रमुख शासक था खारवेल, है ना। खारवेल यह चेदी वंश का तीसरा राजा है। खारवेल जो है चेदी वंश का तीसरा राजा है। और जानकारी हमें मिली है इसकी उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुई हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है चेदी वंश की जानकारी में। इस महानतम एवं मगध सातवाहन और मुदेर के पांड्य पर इसकी विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी इसकी जो खारवेल है ना, खारवेल ने किन किन पर विजय करी थी, तो ये सवाल हमारा आ जाता है। तो इसको एक जगह पर लिख लेते हैं। एक तो थे पांड्य, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखते हैं खारवेल, ठीक है, खारवेल था। और एक तो थे मुदेर ना, मुदेर जो थे पांड्य, ठीक है, और मगध ना, मगध। तो इन पर क्या करा था? जो आपका खारवेल है ना, इसने विजय प्राप्त कर ली और इसका उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका जो है उल्लेख देखने को मिला था। और खारवेल जो था चेदी वंश का खारवेल था, तीसरा राजा खारवेल, वो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि खारवेल जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। और इसका जो था शासन था कलिंग का, और ये किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। और जो हाथी गुम्फा उल्लेख में जो हमें पता होता है कि मगध पर विजय की, मुदेर के पांड्यों पर विजय की, इसने किसने की थी? खारवेल ने, ठीक है। आगे देखें तो इस वंश का जो चेला है ना, चेता और चेतवंश एवं महामेघवंश के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चेदी वंश है ना, चेदी वंश को चेता या चेतवंश या महामेघवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो चेत वंश को 3 नामों से जानते हैं, चेता, चेतवंश और महामेघवंश, ठीक है, नाम से जाना जाता है। अब आता है आपका सातवाहन वंश, ठीक है, ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। सातवाहन वंश आता है आपका किसके बाद में? कंड वंश के बाद में। और प्रथम शताब्दी शुरू होता है। और संस्थापक कौन था इसका? सिमुक। सातवाहन जो वंश है उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? सिमुक के द्वारा स्थापना की जाती है सातवाहन की, ठीक है, सातवाहन वंश की। और इस वंश को पुराणों में आंध्र कहा गया है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि किस वंश को आंध्र कहा गया है पुराणों में, तो वो जाता है आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन आंसर, ठीक है। अगर प्लीज़ चैनल को पे अगर नए हैं और तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्रमोट करो सर चैनल को। और इसकी जो राजधानियाँ हैं, पहली राजधानी थी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान, वर्तमान में क्या कहलाती है? ये पैठान, है ना। पैठान में सातवाहनों की राजधानी थी, जो कि पिछले जो उस समय कहा जाता था, इसका नाम था प्रतिष्ठान, है ना। वर्तमान में इसको महाराष्ट्र का पैठान है, ठीक है। और दूसरी जो राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश में ना, एक आंध्र प्रदेश में और दूसरी है इसकी महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र के पैठान में। और आंध्र प्रदेश वाली है इसकी अमरावती में, ठीक। और वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? शुंग वंश की जानकारी हमें अगर देखनी है तो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, पुराण, महाकाव्य, वात्स्यायन के कामसूत्र से हमें सातवाहन वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
तो ये हमें याद करने वाले हैं कि सातवाहन वंश की जो जानकारी का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिला है, पुराण में मिला है, महाकाव्य में मिला है, वात्स्यायन के कामसूत्र में मिला है ना। अब देखो यूपीएससी अगर सवाल पूछता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस या आरओ है ना, ये अगर सवाल पूछते हैं तो यहाँ से क्या पूछेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में सातवाहन वंश की जो वो है उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस तरह से भी पूछ लेता है सवाल, है ना। पुराणों में पूछा गया है या उल्लेख किया है, महाकाव्य या वात्स्यायन के कामसूत्र में जो है सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है, तो सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, इन्हें महापाषाण कहा भी गया है ना, जो सातवाहन है सातवाहनों को महापाषाण कहा जाता है। तो सातवाहन को क्या कह रहे हैं, महापाषाण कह रहे हैं। और इसका कारण क्या है बोलने का, इसका कारण जो है ना, तो जो सातवाहन वंश को क्या बोला गया है, महापाषाण भी बोला गया है ना। और ऐसा क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि जो सातवाहन थे ना वो कब्रों के होती थी, कब्र थी, उनके जो साइड में क्या लगा देते थे, पत्थर को का ढेर लगा देते हैं ना, तो इसलिए इनको कहा बोला गया है, महापाषाण लोग बोला गया है ना। सतकर्णी प्रथम को देख लेते हो, इस वंश का पहला महान शासक कौन था, सतकर्णी प्रथम था। ठीक है, इसका सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, सतकर्णी प्रथम था। और इसकी जो स्थापना करी थी वो मैंने अभी बताया था आपको, सिमुक द्वारा इसकी स्थापना होती है ना। इसको महापाषाण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जानकारी जो मिलती है रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है, सतकर्णी प्रथम की, है ना। जो सतकर्णी प्रथम है उसकी जो जानकारी मिलती है रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। और दूसरा शासक था इसका गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिसकी जानकारी में उसकी माता के गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से पॉइंट जो हम ये याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको महापाषाण जो वंश है वो किस वंश को बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन काल को महापाषाण बोला गया है। क्यों बोला है कि सातवाहन जो थे कब्रों को पत्थर से ढक देते थे, इसलिए इसको महापाषाण बोला गया है। सर्वाधिक इसका जो प्रतापी राजा था वो कौन था, तो सतकर्णी प्रथम था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो रानी नागिका, है ना, रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें प्राप्त होती है सतकर्णी प्रथम की। या पूछ ले कि सातवाहन की जो जानकारी हमें रानी नागिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट की आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही बोले जाएंगे। और फिर दूसरा शासक था जो प्रतापी शासक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। और इसकी जो जानकारी हमें मिली है, गौतमी जिसकी माता थी गौतमी वलश्री, है ना, उनका एक नासिक अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है गौतम पुत्र सतकर्णी की। तो ये भी पूछ लेता है कि जो नासिक का अभिलेख है उसे सातवाहनों की जानकारी मिलती है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे कि रानी के नागिका के नानाघाट अभिलेख से भी हमें सातवाहन की जानकारी मिलती है, और गौतमी बलश्री है ना उसके नासिक अभिलेख से जो प्राप्त जानकारी होती है उससे भी सातवाहन की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक, गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपाधि भी ली थी किसने, गौतमी पुत्र सतकर्णी उपाधि ली थी, तो इसने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि अद्वितीय ब्राह्मण की जो उपाधि ली है वो किसके द्वारा ली गई है, तो वो था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। इसने उपाधि ली थी अद्वितीय ब्राह्मण की। ठीक है, इसने यूनानी पार्थियन और शकों को हराया था। तो यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है कि जैसे स्टेटमेंट में अगर ये पूछता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने यूनानियों को नहीं हराया था, ठीक है, या आक्रमण नहीं किया था, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि आक्रमण भी किया था और उनको हराया भी था। ठीक है, कौन कौन को हराया था, यूनानी पार्थियन को और शकों को हराया था गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा। ठीक, और अलकर्णी के शासक के बाद सातवाहन की शक्तियों में गिरावट आती है, और सातवाहन को वाकाटक वंश ने प्रतिस्थापित किया था। तो सातवाहन वंश, है ना, सातवाहन वंश का जो अंतिम जो शासक था वो इसमें अलकर्णी था, है ना। और अलकर्णी का जो था शासन वो सातवाहन की शक्तियों में गिरावट आ गई थी, और सातवाहन को वाकाटक वंश था उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मिटा दिया, और वाकाटक वंश की स्थापना हो जाती है ना। तो हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है मैंने बताया था अद्वितीय ब्राह्मण, है ना, किसने उपाधि ली थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा अद्वितीय ब्राह्मण की जो है उपाधि ली गई है। और इसने यूनानी पार्थियन को और शकों को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रखना है, याद रखना है। अलकर्णी के शासन में सातवाहन की शक्ति में गिरावट आई, और सातवाहन को वाकाटक वंश ने प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे देखें तो जो मौर्योत्तर काल का जो प्रशासन है वो कैसा था, तो कुछ अधिकारी हैं, जैसे अधिकारी देखें तो अमात्य व महापात्र, है ना, अमात्य व महामात्र हैं, और ये कहते हैं जिला अधिकारी थे, है ना, जिला स्तर के अधिकारी थे, जिन्हें आहार कहा जाता है। आहार किन्हें कहा गया है,
अगर ये शब्द आ जाता है आहार क्या कहा किसे कहा गया है, तो अमात्य और महापात्र को कहा गया है। और ये किस लेवल के अधिकारी थे, तो जिला स्तर लेवल के अधिकारी है ना, जिला स्तर लेवल के अधिकारी हैं जिनको कहा बोला गया है, आहार बोला गया है। ठीक है, फिर आता है गौलमिक। गौलमिक किसे बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक था, है ना, जैसे प्रधान होता है ना गांव में का प्रधान होता है, तो वो क्या हो गया, प्रशासक हो गया। तो ऐसे ही वो सैनिक की टुकड़ी का प्रधान होता था गौलमिक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर आगे देखें, सातवाहन का जो राज्य चिन्ह है ना वो चैत्य था। सातवाहन का राज्य चिन्ह क्या है, चैतवा था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनमें आपको थोड़ी सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो अपात्य और ये महापात्र है ना, ये जिला स्तर लेवल के जो थे अधिकारी थे, और इनको कहा बोला गया है, क्या कहा गया था, आहार, है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, आहार बोला गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आहार किसे बोला गया है, तो जिला स्तर लेवल के अधिकारी थे जिनको अमात्य महापात्र बोला है, उनको क्या बोला गया था, आहार बोला गया। गौरमी के ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक होता था, जो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सातवाहनों का जो चिन्ह था वो था चैत्य था। ठीक है, और राजकीय भाषा सातवाहनों की प्राकृत भाषा थी, और लिपि देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि थी। तो सातवाहनों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत, है ना, प्राकृत भाषा थी, और जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि इनकी भाषा थी। ठीक है, लिपि थी। तो दोनों याद रखना है आपको। और सामंतों की 3 श्रेणियां थी, पहला राजा, दूसरा महाभोज और सेनापति, इनको याद रख लेना। फिर आता है आपका ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों ने प्रारंभ किया था, है ना। ब्राह्मणों को जो भूमिदान देने की जो प्रथा थी वो किसने की थी, सातवाहनों ने शुरुआत की थी। ठीक है, अगर ये पूछ रहे कि जो ब्राह्मणों को दान देने की जो शुरुआत है वो प्रारंभ हुआ था, वो शुंग काल में हुआ था, या शुंग ने किया था, या मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो गलत हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी, तो सातवाहनों के द्वारा भूमिदान की प्रथा शुरुआत की थी ब्राह्मणों को, और प्रारंभ कर दी। और भूमिदान प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दे दिया, क्योंकि जो जिनको जमीन दे देते, है ना, उपहार में जो जमीन दे देते, तो उनके पास में ज़्यादा अधिक जमीन हो जाती, तो वो क्या करने लग गया, तो विकेंद्रीकरण हो गया था वहाँ पर जो है शासन का। कला एवं स्थापत्य देखें तो गुफाओं को काटकर, है ना, गुफाओं को काटकर चैत्य बौद्ध मंदिर और विहार जो है आवास स्थल है। तो ये याद रखना है, चैत्य जो है मंदिर के रूप में बोले जाते हैं, और विहार जो है विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इनका निर्माण भी कराया था। काले चैत्य सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो यहाँ पूछ ले, सातवाहन के शासनकाल में काले चैत्य सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। और सफ़ेद संगमरमर पत्थर का भी उपयोग कब किया गया था, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं आपके मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं। 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, एक तो था नागार्जुनकोंडा और एक था अमरावती, आंध्र प्रदेश, है ना। ये महत्वपूर्ण केंद्र थे कला और साहित्य, व्यापार एवं कला का महत्वपूर्ण केंद्र है नागार्जुनकोंडा और अमरावती। ये दोनों जगह जो है आपको याद रखनी है। जो सातवाहन वंश था, है ना, उसका जो 2 प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र नागार्जुनकोंडा और अमरावती व्यापार कला महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, आगे देखें तो सातवाहन शासकों ने अजंता चित्रकला शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विकास में। ठीक है, जैसे सातवाहन शासकों ने अजंता की जो चित्रकला शैली है ना उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके विकास करने में। और सप्तशती में बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन किया गया है। तो ये हमें याद रखना है कि बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन सप्तशती में नहीं किया गया है, अर्ध किया गया है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो सप्तशती है ना उसमें बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन किया गया है, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए सातवाहनों की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो सातवाहनों की अर्थव्यवस्था में चांदी, सोने, तांबे, कांस्य, शीशे और टिन, है ना, शीशे और टिन की किया है जो सिक्के इत्यादि सिक्के चलाए गए थे। और पहला स्थानीय शासन देखें जिन्होंने शासक के चित्रांकन वाले अपने स्वयं के सिक्के चलाए थे। पहला स्थानीय शासक है जिन्होंने क्या करा था, जो चित्र वाले अपने स्वयं के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों पर पानी के जहाज चित्रों में समुद्री व्यापार का उन्नति का केंद्र मिलता है। तो सातवाहन के जो वो है ना सिक्के, उन पर क्या देखा गया है कि जो पानी के जहाज है ना उनके चित्र देखे गए हैं। इससे क्या अनुमान लगाया गया कि सातवाहन काल में समुद्री व्यापार उन्नति पर था, है ना, ये इससे आइडिया लगाया गया था। और इस समय लोहे के अयस्क का खनन किया जाता था, और जो लोहे अयस्क का जो खनन किया जा रहा था ना उसके जो प्रमुख केंद्र थे, एक तो आता करीमनगर और दूसरा था वारंगल। ठीक है, दोनों क्षेत्र आपको याद रखने हैं, ये सातवाहन से संबंधित थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, लोह अयस्क के जो थे प्रमुख स्थान थे यहाँ पे खनन करने के, है ना। तो करीमनगर और वारंगल ये दोनों जो है स्थान है आपको याद रखना है। धान और कपास की खेती की जाती थी सातवाहन काल में, जो खेती है धान और आपकी कपास की खेती की जा रही है। तो ये हो गया आपका। समाज और धर्म देख लेते हैं। सातवाहन में समाज 4 जातियों में बटा था जिसका आधार था व्यापार। ठीक है,
चार जाति थी और आधार क्या माना था इसको, जातियों का व्यापार और मात्र सत्तात्मक समाज था। अगर सातवाहन शासन में देखें तो मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि जो जिस राजा के पीछे क्या है उनकी माता का नाम चलता था, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना। और लेकिन जो उत्तराधिकारी जो होता था वो पिता से पुत्र को ही प्राप्त होती थी, उत्तराधिकारिता जो प्राप्त होती थी पुत्र को होती थी, लेकिन ये जो था मात्र सत्तात्मक था समाज। नोट, दो स्त्रियां थी, नागनिका और गौतम बलऋषि, जिसने प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सातवाहनों ने देखें तो ब्राह्मणवाद को क्या किया, बढ़ावा दिया। सातवाहन साहित्य देखें तो सातवाहन शासकों के अधिकांश जो अभिलेख हमें जो प्राप्त हुए तो प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। और कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। हाल नामक सातवाहन शासक एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसने गाथा सप्तशती का संकलन किया है ना। गाथा सप्तशती का जो संकलन किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये था आपका हॉल है ना। हॉल नामक एक सातवाहन शासक था जो प्रसिद्ध शासक था जिसने गाथा सप्तशती के संकलन किया। अब यहाँ हम देख लेते हैं मरणोत्तरकालीन कुछ साहित्य देख लेते हैं कौन कौन सा था। जैसे नाट्य शास्त्र था भरत मुनि का है ना, भरत मुनि। और कामसूत्र था वात्स्यायन है ना, वात्स्यायन का था। बुद्ध चरित था बुद्ध चरित और सौदानंद है ना, सौदानंद। और कौन था आपका, साटिपुत्र। ये तीनों थी आपकी अश्वघोष द्वारा की थी। और स्वपनवास संहिता आपकी भास की थी। और गाथा सप्तशती थी आपकी हॉल की। तो ये पुस्तक जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। फिर आता है इंडो ग्रीक हिंदी यवन है ना। इंडो ग्रीक हिंदी यवन को देख लेते हैं। 200 ईस्वी से 100 ईस्वी तक आता है। हिंदी यवन यूनानी थे जो भारत में रहने लगे थे है ना, और भारत में ही बस गए। भारत में इनका शासन 3 शाखाओं में बटा हुआ था। एक तो बैक्ट्रिया उत्तर अफगानिस्तान और तक्षशिला एवं साकल है ना, या सालकोट। अब ये क्या है, पाकिस्तान में है। और प्रमुख शासक देखते हैं तो डेमेट्रियस एवं मिनांडर या मिलिंद है ना, ये इसके जो प्रमुख शासक थे। विदिशा के राजा के दरबार में तक्षशिला से हेलिओडोरस नामक राजदूत भेजा गया था है ना। हेलिओडोरस ने यूनानी शैली में पत्थर के स्तंभ का निर्माण कराया था और भगवान वासुदेव को समर्पित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे मिनांडर और मिलिंद ने 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व में नागसैन्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मिनांडर और मिलिंद ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, ये याद रखना है। और मिलिंद को लिखा था है ना, मिलिंद जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, मिनांडर ने मिलिंद को लिखा है। और भाषा कौन थी इसकी लिखने की, तो संस्कृत भाषा में लिखा है मिलिंद को। यह पुस्तक इस समय के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। और सिक्के अगर देखें तो पहला शासक सिक्कों पर राजा और भगवान के चित्रण वाले सिक्के जारी किए थे। ये कब हुए थे, यूनानी इंडो ग्रीक शासन में। भारत को सांचे से सिक्का निर्माण विधि किन्होंने सिखाई थी, यूनानियों ने सिखाई थी। ठीक है, भारत में सांचे से सिक्के का निर्माण करने की जो विधि थी वो यूनानियों के द्वारा सिखाई गई थी। इन्होंने हिंदू बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था। तो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। आगे देखें तो धातु कर्म, औषधि, खगोल, पत्थर को काटना, इत्र निर्माण तकनीक का इसमें विकास हुआ है आपका। जो इंडो ग्रीक यूनानी थे उन्होंने। और कला शैली स्थल देखें तो तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बामियान, अफगानिस्तान कला शैली के महत्वपूर्ण स्थल थे। बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएं देखें तो इसमें सुडौल शरीर पर दाढ़ी और मूंछ का प्रयोग किया गया है। तो किसमें, यूनानियों ने। और यह यूनान के देवता राजा पर आधारित होता था है ना। भूरे पत्थर का उपयोग किया गया है। मुख की अभिव्यक्ति और सुडौल शरीर और गांधार शैली के प्रमुख तत्व देखे गए हैं। सुडौल शरीर और मूंछ